नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीकली वीडियो में। और हमने लास्ट वीक काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी। अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, मैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हूँ और एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं ब्रॉडनिंग वेज या मेगाफोन भी बोल सकते हो आप इसे। तो इसमें क्या होता है, वॉलेटिलिटी जो है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप देख सकते हो कि किस हिसाब से मार्केट के अंदर जैसे जैसे मार्केट आगे प्रोग्रेस कर रहा है वैसे स्विंग्स उसके बड़े होते जा रहे हैं। तो अब ये वॉलेटिलिटी बढ़ने का कारण खासकर पिछले हफ्ते अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा। एक येन कैरी ट्रेड करके आ रहा था, मतलब जो जापानीज करेंसी में बोरो होके ट्रेडिंग होती थी वहां से लेवरेज लेके, क्योंकि उनकी करेंसी जो यूएस करेंसी थी वो वीक हो गई उनके सामने, तो वहां दिक्कत आ गई उनको। उस वजह से ये सारा हमको इशू देखने मिला। इसके साथ साथ दूसरी क्या चीज आपको देखने मिली कि जो अमेरिका के इकोनॉमिक डेटा थे वो खराब आ गए उसी टाइम पे। एक इकोनॉमिक डेटा खासकर जो था वो थोड़ा खराब आया। अब उस वजह से क्या हुआ, थोड़ा पैनिक हो गया। लेकिन अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, अमेरिका का जो सर्विस पीएमआई था वो अच्छा आया। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन उसके अलावा सर्विस के अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ठीक ठीक ही आए, नंबर्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल यूएस मार्केट कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं क्विकली यूएस चार्ट पे जाता हूँ। आप डाउ का चार्ट देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेशली एक ट्रेंड लाइन जा रही थी अगर आप देखोगे, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके हम एक बार ऊपर वापस आ गए। पहले नीचे थे, तो कोई लोग यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और कोई लोग ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोनों वैलिड है। दोनों ही तरीके में आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। अब ये रिवर्सल कंफर्मेशन में बदलता है तो ये हमें मंडे ट्यूसडे आने वाले 2-3 दिनों में आइडिया लग जाएगा कि वापस से हम 41,000 की जर्नी पे जा रहे हैं कि नहीं। सो ओवरऑल बायस क्या रहेगा अब दोस्तों, क्योंकि लास्ट हफ्ता काफी वोलेटाइल वाला हफ्ता था। बाकी विक्स अगर हम देखेंगे, इंडिया विक्स भी ऊपर जंप करके वापस नीचे आई। एक बड़ा गैप है। ये बड़ा गैप कहाँ आता है, 24,700 पे आता है। तो मेरा ये पर्सनल बायस रहेगा कि ये फिल होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है जिस हिसाब से हमारे मार्केट ने एब्जॉर्ब की है। अब देखिए हर रोज सेलिंग होती है, तो गैप अप सेलिंग आई मीन जो मंडे का एक फॉल बना उसके बाद जब भी गैप अप होते थे हमको सेलिंग देखने मिलती, लेकिन फ्राइडे का डेटा में हम गैप अप हुए और सेलिंग नहीं हुई, तो इससे एक इंडिकेशन है कि गैप फिल होंगे। तो लेवल क्विकली एक बार डिस्कस करते हैं। तो लेवल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से अपसाइड में गैप फिल होना चाहिए। 24,425 के ऊपर अब मार्केट जाएगा तो एक बार के लिए 24,500 से और ऊपर गैप लेवल 24,700 तक की एक बार जर्नी मिलनी चाहिए। नीचे के साइड उतना एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि हमने 3-4 अटेम्प्ट कर दिए फॉल के, तो फॉल देखने नहीं मिला। बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे अपने सपोर्ट लाइन पे है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे लेवल भी अगर हम देखें तो नीचे कुछ खास नहीं दिखाई देते, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल लेगार्ड चल रहा है। आईटी चल जाता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ जाता है, तो बैंक निफ्टी नीचे के साइड क्रॉस कर देता हूँ, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। ऊपर के गैप फिल के चांसेस ज्यादा है। 50,800 का हम एक बार वेट कर सकते हैं, या 750 से 800 एक रेजिस्टेंस जोन है। ये क्लियर हुआ तो गैप फिल की जर्नी शुरू हो जाएगी 51,200 पे। यहाँ पे गैप काफी नियर है। अब मैं मिड कैप की बात करता हूँ जो कि स्टार परफॉर्मर है इंडाइसिस के अंदर। यहाँ पे मिड कैप ऑलरेडी गैप फिल कर सकता था फ्राइडे, लेकिन क्योंकि थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ था तो थोड़ा बहुत ये एक डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडल टाइप बना के बंद हो गया। लेकिन इससे उम्मीद पूरी रहेगी कि सबसे पहले जो गैप फिल करेगा वो आई थिंक मिड कैप इंडेक्स होगा। तो आई थिंक ओवरऑल बायस जो है वो पॉजिटिव है। ब्रेंड भी ऊपर आते हुए दिखाई दिया, आप देख सकते हो किस तरीके से ब्रेंड ऊपर रिबाउंड कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी एक बार रिबाउंड देखने मिला, और खासकर जो बॉन्ड यील्ड जो डरा रहा था काफी, वो भी एक पैनिक लेवल से एक नॉर्मल 4% के रेंज पे आ गए। तो अब इतना कुछ दिक्कत नहीं है मैक्रो के अंदर। सो ओवरऑल सारी चीजें सही लग रही है, डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल है, सब कुछ सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बायस पॉजिटिव रख के अगले वीक में जाएंगे आई थिंक। टेक्निकली देखें तो जैसा मैं बता रहा हूँ बायस पॉजिटिव रख के जाएंगे, और फंडामेंटली एक बार देख लेते कि कुछ नया कुछ देखने मिल रहा है रिजल्ट स्पेस में, क्या कुछ थोड़ा व्यू बनाने लायक है। तो अभिषेक कुछ है ऐसा? हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीक कई सारे काउंटर्स के रिजल्ट को स्कैन किया है। काफ़ी कुछ अच्छे थे, कुछ मिक्स थे। उसमें से दो कंपनीज के रिजल्ट के तरफ हमारा ध्यान गया है। एक एफएमसीजी में है और एक क्यूएसआर में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। एफएमसीजी की बात करें तो उस कंपनी का नाम होनासा है, जो आप जानते होंगे मामा अर्थ के नाम से भी मशहूर है। होनासा की बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, एंड कंपनी जिस तरफ से एक्वायरिंग कर रही है दूसरे कंपनीज को, वो सारे कंपनीज का भी एक नीश बनते जा रहा है।
तो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ था एक फंड मैनेजर से फ्रॉम वन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ऑफ दिस कंट्री, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन फंड। एंड उनके तरफ से एक बात कही गई थी कि इंडिया में अभी जो एनर्जी के जो कंपनीज है, स्पेशली द लार्ज कैप कंपनीज, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। और मेरे लिए वो एक नज़रिया उसके लिए अलग था कि अच्छा क्यों नहीं है, इज इट जस्ट चीप और कुछ फंडामेंटली चेंज हुआ है। तो मेरे मेरा जो थीसिस है वो ये है कि अब एफएमसीजी में जो उनका जो रीच होता था कि वो कहीं भी डिलीवर कर सकते थे गुड्स, अब वो नहीं रहा है मोट उनके पास। अब कोई भी छोटे कंपनीज आकर वो काम कर सकता है अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो इंस्टाग्राम जैसे जो सोर्सेज है उसके थ्रू उनका मार्केटिंग भी हो जाता है, एंड टारगेट मार्केटिंग हैज़ बिकम चीपर देन एवर बिफोर। सो पहले आपको अगर एच यू एल के जैसे बड़े काम पे आपको अगर हर कोने पे जाना होता, तो आपको एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन के थ्रू और बाकी मीडियम्स में जाना होता जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बट नाउ द लाइक्स ऑफ मामा अर्थ एंड डॉक्टर शेट एंड अदर कंपनीज, वो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एंड दे कैन डिलीवर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर विच वी नोन एज D2C। तो ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो अच्छा रिजल्ट कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम एच की बात करें तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा फ्लैट सा हो गया है। और फ्लैट होने का रीज़न यही है कि अब ये लोग टारगेट ऑडियंस, इनका कोई टारगेटेड वो नहीं रहा है। ये बेसिकली सस्ते प्रोडक्ट्स निकालते हैं और जो मास प्रोडक्ट्स हम जिसे कहते हैं वो। बट अब जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया में प्रीमियमाइजेशन काफ़ी हो रहा है, एंड लोगों को अब नॉलेज ज़्यादा हो गया स्किन केयर के बारे में, सनस्क्रीन्स के बारे में, मॉइस्चराइजर्स के बारे में। इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू फीमेल, इवन मेल स्किन केयर हैज़ बिकम अ ट्रेंड नाउ। और ये सब चीज़ होने के कारण से हम एक फंडामेंटल शिफ्ट देख रहे हैं टुवर्ड्स द एफएमसीजी सेक्टर। इसलिए मेरा ध्यान गया है था इस स्मॉल कैप कंपनी में जिसका नाम है होनासा। ये इनिशियली तो स्टार्ट हुआ था एज अ मामा अर्थ कंपनी, और अभी इन्होंने 3-4 एक्विजिशंस भी की है और तीनों चारों का नीश अलग अलग है। एंड जो रिजल्ट है कंपनी का वो भी काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है ये क्वार्टर से। और इट हैज़ कंसिस्टेंटली ग्रोन इट्स बेस, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड जैसे कि आप नंबर्स भी देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है वो भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा हुआ है। ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल हम देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ ग्रोन नियर अबाउट 20-25%, विच इज़ गुड पॉजिटिव। एंड अब यहीं से इसका बेस बनते जाएगा। एंड अगर हम इसकी पी की बात करें तो इट डजेंट लुक टू ओवर वैल्यू टू मी, कंसिडरिंग द रनवे इट हैज़। सो ये कंपनी हो गया है। जो दूसरा कंपनी था वो था जुबिलियंट फूडवर्क्स, जिसे हम डोमिनोज के नाम से भी जानते हैं। एंड हम सब जानते हैं कि डोमिनोज इज अंडर परफॉर्मिंग दिस होल QSR सेगमेंट में। ये कंपनी है, बाकी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और ये भी एक सरप्राइजिंगली अंडर परफॉर्म ही कर रहा है गिवन इट्स बेस। सो इसका थीसिस ये निकलता है कि कंपनी ने पेनिट्रेशन अपना कर चुका है। अब ग्रोथ उस लेवल पर नहीं आ रही जो इनिशियली इससे मिला था। एंड अभी एक्चुअली जो हमने रिजल्ट देखा है इसका वो रादर सरप्राइजिंग था, क्योंकि लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा ऑफ सा ही था। बट लुकिंग एट द मार्च क्वार्टर एंड लुकिंग एट द जून क्वार्टर, द कंपनी हैज़ डन गुड comparatively. And this comes to the likes of not just Domino's, because Domino's का numbers हम देखें स्टैंड अलोन बेसिस पे तो वो थोड़ा सा फ्लैट सा ही है। बट इसके बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट आर डूइंग गुड, बारिंग द डंकिन डोनट्स पार्ट। सो इस पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का जो पी है in the QSR segment, it is still relatively cheaper than other companies according to me, given its base and given its reach. And अभी कंपनी एक्टिवली कोशिश कर रही है अपने सेल्स को बढ़ाने का, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड दे आर लुकिंग ऑप्टिमिस्टिक एज वेल। सो गिवन द लेवल द कंपनी इज एट राइट नाउ, इट्स लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव टू मी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट और है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हमने एक सेल रन करी है, तो आप इस सेल का फ़ायदा ले सकते हो। इस सेल में हम और एडिशनल फ्लैट 20% ऑफ दे रहे हैं हमारे सभी कोर्सेज पे। आपको कोड डालना है IND20। ये कोड लगाने से जब आप चेकआउट करोगे तो आपका जो फाइनल प्राइस होगा वो 20% से ऑफ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप इस सेल का फ़ायदा उठाओगे क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और जैसा अभिषेक ने बताया है, रिजल्ट दो एकदम यूनिक है
चार्ट देखे तो थोड़ा बहुत चार्ट के मामले में अगर देखे जुबलेंट फूड, तो ये साइडवेज में ही है जैसा रिजल्ट हम पहले देख रहे थे, क्योंकि अंडर परफॉर्मिंग कंपनी थी। और मामा पे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट के चांसेस है, जो हमने फ्राइडे के मतलब थर्सडे के वीडियो पे भी डिस्कस किया था। लेकिन ब्रेकआउट का लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या हमको ध्यान देना है, ब्रेकआउट का लेवल है थोड़ा ऊपर। तो एक बार मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आप अगर ब्रेकआउट का लेवल देखोगे तो ब्रेकआउट का लेवल थोड़ा ऊपर 515 के आसपास आता है। तो वो लेवल आया नहीं, देखते रिजल्ट के बाद और जिस हिसाब से अपडेट आएंगे काउंटर पे तो क्या होता है। अभी क्विकली हम जाते हैं, और आने वाले हफ्ते के लिए कौन से काउंटर पे मेरा फोकस रहेगा, उसमें से सबसे पहला ये ऑयल इंडिया का काउंटर आ रहा है। अब दोस्तों ऑयल इंडिया का अगर हम काउंटर देखें तो काफ़ी अच्छी हाई लो ट्रेंड में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। काउंटर ने रिसेंट कंसोलिडेशन दिया था 400 से लेके 350 के भाव पे, 440 से 350 का भाव आप पकड़ लीजिए। उसके बाद आप देखिए जो ये वन वे रैली मिली, उसके बाद एक करेक्शन आया, और रीसेंट डेटा क्या बता रहा है। आप रीसेंट डेटा देखेंगे और निफ्टी से कंपेयर करेंगे लास्ट के 2-3 दिनों में, जहाँ पे निफ्टी साइडवेज में था, ऑयल इंडिया ने फिर भी एक यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है हमें। अगर मैं इसका वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखूँ तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे क्विकली वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ, सो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि वॉल्यूम के अंदर भी आपको एक हायर वॉल्यूम दिखाई देती है ऑन द एवरेज साइड। अगर हम देखें तो इसका एवरेज वॉल्यूम लगभग आप देखोगे 10 मिलियन शेयर्स के आस 5 मिलियन शेयर के आसपास है, लेकिन अभी 20 मिलियन शेयर के आसपास हो रहा है। मतलब एक बार देखें तो 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ऑन दी हाई। तो ये ब्रेकआउट लग रहा है कि एक बार पॉसिबल है, तो इसका ब्रेकआउट लेवल हम नोट कर लेते हैं, और ब्रेकआउट के बाद फिर हम इसके ऊपर देखते हैं। तो अभी हम इसका एक बार ब्रेकआउट लेवल नोट कर लेते हैं। अब ब्रेकआउट लेवल जो आ रहा है वो निकल के आता है आपका इसका जो प्रीवियस डे का हाई है। अब हो सकता है थोड़ा काउंटर यहाँ पे कप एंड हैंडल भी एक बार पैटर्न बनाने की कोशिश करे, या सिमेट्रिकल असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश करे, लेकिन हमारे रेडार पे इसका जो हायर लेवल है 655, तो 655 इसका थोड़ा एक हर्डल रहेगा, लेकिन 655 के ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से ये एक ब्रेकआउट बनना चाहिए। एक बेजिंग टाइप स्ट्रक्चर बना है। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट बेजिंग स्ट्रक्चर से काउंटर ऊपर मूव कर जाता है, कभी कभी एक कप और हैंडल बना के मूव करता है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी हम एक बार पकड़ के चलेंगे। और सेकेंड जो काउंटर है अपार्ट फ्रॉम ऑयल इंडिया, उसके अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, वो है श्रीराम फाइनेंस। अब इसके अंदर ये एक्चुअली एक एफएनए का काउंटर है, तो इसके अंदर स्प्रेड और स्ट्रेटेजी के थ्रू ही एक बार पोजीशन देखनी चाहिए। अब इसमें ये कप एंड हैंडल टाइप आपको पोजीशन दिखाई देगी। आप देख सकते हो किस हिसाब से यहाँ पे एक कप बना है, दिस इज द कप, ओके। और हैंडल जो आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है वो इसका अपर कंसोलिडेशन पार्ट है। अब ये ब्रेकआउट लेवल से काफी नीचे है। इसका ब्रेकआउट लेवल जो आता है दोस्तों वो निकल के आता है 3060, 3060 का ब्रेकआउट लेवल है। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद उम्मीद ये रहेगी कि ये काउंटर एक सीएनएच वे में अपसाइड मूव दे। लेकिन अभी हमारे रेडार में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कभी भी एक कप एंड हैंडल जो होता है, तो कप होती है बेसिंग और हैंडल होता है बेसिकली फ्लैग। सो ये बेजिंग वाला पार्ट हो जाता है और ये आपका फ्लैग वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये फ्लैग वाला पार्ट का जो ब्रेकआउट है ना, वो आपको लगभग 3000 पे आ जाएगा, जो कि 2% नीचे है इसके प्रीवियस स्विंग हाई से। सो मेरे हिसाब से स्प्रेड बनाने के लिए ये जो नीचे का लेवल है ये अच्छा है, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट होता है तो देखने मिलता है कि प्रीमियम काफी जंप करते हैं। तो दो काउंटर रहेंगे इस हफ्ते के लिए रेडार पे मेरे, एक है श्रीराम फाइनेंस और एक है ऑयल इंडिया। ये दोनों ने ही अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस गिरते हुए मार्केट में जो हमने लास्ट वीक में देखा है। अब एक क्वेश्चन का वर्ड यही रहेगा कि ये डाउ अगर गिरना स्टार्ट हो जाए मंडे ट्यूसडे वापस किसी भी ग्लोबल कारण से, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। लास्ट हफ्ते जैसे कि हमने कोई शेयर के बारे में ज़रा डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि लास्ट हफ्ते हमें ऑलरेडी दिख रहा था कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड रहेगा मार्केट के अंदर, पॉसिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे हम नीचे साइड पे कंसोलिडेट हो रहे हैं मेगाफोन के लोअर सपोर्ट पे। तो जैसा एक्सपेक्टेड था उस लाइन पे हुआ, इसलिए कोई काउंटर हमने चार्ट स्टडी के हिसाब से लिया नहीं था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बायस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो काउंटर अभी हम 2 पे फोकस कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज इट ऑन दी टेक्निकल साइड। जो नए काउंटर आ रहे हैं इसको हम ज़रूर वॉच करेंगे। यस, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि
This is regarding the investments out there, and since we talk about long-term investments और mutual funds in specific, तो मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ आपको आज. एंड वो टिप ये रहेगा कि whenever you are investing for long term in mutual funds, never go for any specific funds, never go for any of those like PSU funds या फिर डिफेंस फंड्स या फिर कंजम्पशन फंड्स. ये सब फंड्स से आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो सेक्टर स्पेसिफिक हो जाते हैं. एंड जैसे ही कोई चीज़ सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है तो उसमें वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है. नो डाउट कि लेट्स से इफ़ यू टॉक अबाउट कंजम्पशन फंड एंड इफ़ यू चेक द कंजम्पशन इंडेक्स देन यू विल सी कि वो रादर उसका बीटा कम है, मतलब कि वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है, मतलब कि जब मार्केट डाउन होता है तो इट इज़ रिलेटिवली डिफेंसिव विच इज़ देयर. बट स्टिल अगर आप कंजम्पशन बेस पे अगर जाते हो या फिर आप डिफेंसिव बेस पे जाते हो, whenever the market is not favorable for them, then you will get hit the most. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बात ये होता है कि इन सारे फंड्स में जो ब्रोकिंग होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो कमीशन स्ट्रक्चर होता है वो ये सब फंड्स में सबसे ज़्यादा होता है. सो इवन इफ यू आर गेटिंग मेकिंग अ 15% ईयर ऑन ईयर रिटर्न, you will still see 1.5% of commission going to the brokers, which is not an ideal thing if you look into from a long term perspective. क्योंकि अगर आप हर साल एक से 1.5% कमीशन में दे रहे हो और एक्सपेंस रेशियो को मिला के 2 से 2.3% हो जाता है. अगर आप वो सिर्फ एक्सपेंसेस में दे रहे हो तो व्हेन आर यू बीटिंग द मार्केट? बाय मार्केट आई मीन निफ्टी 50. So it's better that you invest in index if you want to, but avoid investing in funds like consumption, defensive, PSU, banking, etc. एंड ये एक डिस्क्लेमर ये चीज़ का है कि जो भी आप लोग में से जो भी लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो और वो पैसिवली, यानी कि वो टाइमिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, ये उनके लिए ये मेरे तरफ से एक टिप था कि डोंट इन्वेस्ट इन सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स. बट इफ़ यू आर देयर समवन हु इज एक्टिवली ट्राइंग टू बीट द मार्केट, so they have ways to invest by directly putting in stocks also and other things also. These funds are for them, not for general public. That's what. Yeah. सो दोस्तों दिस इज इट फॉर द वीडियो, और आई होप आप इस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाओगे. IND20 कोड चेकआउट पे डालना, सीट्स आर लिमिटेड. एंड वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीक वीडियो. दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन टेक केयर, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीक वीडियो.